हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 35D, जो रिलेट करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनीज ऑपरेट होने से पहले, मतलब ऑफिशियली अपने ऑपरेशंस बिगिन करने से पहले जो एक्सपेंसेस कटती है, लाइक लीगल फीस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च, स्टार्टअप कॉस्ट। मतलब जो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं, अगर वो कंपनीज एक्सपेंसेस कर रही है तो वो एक्सपेंसेस होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये हमारे जो एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस हैं, मतलब प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब स्टार्ट होने से पहले जो इनिशियल स्टेज पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो इस टॉपिक में कवर्ड होंगे। स्टार्ट करते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये अप्लाइड होता है इंडियन कंपनीज, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इंडियन रेजिडेंट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट। इसमें कवर्ड हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। अगर ये एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस किस तरीके के? फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, कंपनीज कई सारे प्रोजेक्ट्स एनालाइज करती है। अब वो ये देखती है क्या ये प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हैं, हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकें, क्या हम अचीव कर पाएंगे। तो मतलब उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑप्शंस में होते हैं जिसमें वो चॉइस करती है। तो ये सारी डिटेल वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कवर होता है। सेकंड आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? हमने सोच लिया कि हमें किस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो हम उसको एनालाइज करेंगे ऑपरेशनल टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में। थर्ड, मार्केट सर्वे। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले हम मार्केट रिसर्च भी करेंगे, सर्वे करेंगे कि क्या हम जो भी प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क करना चाह रहे हैं, क्या वो मार्केट में चल पाएगा। तो वो जो सर्वे हम करेंगे उस पे एक्सपेंसेस। फोर्थ, इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑपरेशन से रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज होंगी। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्ट एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो रहा है एसएससी या कोई भी पर्सन के बीच में बिजनेस सेटअप से रिलेटेड, तो उसमें जो भी लीगल चार्जेस लग रहे हैं, ये अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं और ये एक्सपेंसेस बिजनेस कमेंस्ड यानी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हो, या अगर बिजनेस स्टार्ट हो चुका है बट हम न्यू यूनिट सेटअप कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे उसका 1/5 5 ईयर्स तक हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर हमारा बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हमें उसकी डिडक्शन मिलेगी उस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस कमेंस्ड हुआ है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बट हम या तो न्यू यूनिट सेटअप कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये उस प्रीवियस ईयर में हमें डिडक्शन मिलेगी जिस ईयर में या तो न्यू यूनिट सेटअप हुई है या बिजनेस एक्सटेंड हुआ है। टू क्लेम डिडक्शन, अब डिडक्शन क्लेम करने के लिए इसमें ए टू डी का मतलब है कि ये जो हमने एक्सपेंसेस पढ़े हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी ये चार जो एक्सपेंसेस हैं, ये चार ही एक्सपेंसेस कवर्ड करता है। इनकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक स्टेटमेंट हमें फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म 3AF में, जो कि अंडर आता है अंडर रूल 6A-BBB। मतलब ये चार एक्सपेंसेस की डिटेल हमें एक स्टेटमेंट में इनकम टैक्स अथॉरिटी को फाइल करनी पड़ेगी। वो फॉर्म है 3AF। वो कब करनी पड़ेगी? रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उससे 1 महीना पहले, एज पर फाइनेंस एक्ट 2023। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
वो हमने पढ़ा था एलएलपी या नॉन कॉरपोरेट के केस में, नॉन कॉरपोरेट एसएससी के केस में। अगर एसएससी में कंपनी आती है तो उन एक्सपेंसेस के अलावा लीगल चार्जेस फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन में, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में जो लीगल चार्जेस लगते हैं, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनवाने में जो लीगल चार्जेस लगते हैं, उनके प्रिंट आउट्स में जो चार्जेस लगते हैं, कंपनीज शेयर्स, डिबेंचर्स पब्लिक इशू करती है तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक अंडर राइटिंग कमीशन, सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए जो हम कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोस्पेक्टस जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है कि कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी किस लिए पैसा लोगों से ले रही है, फंड ले रही है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब सब कुछ ऑल एंड ऑल उस प्रोस्पेक्टस में होता है। वो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करने में, प्रिंट कराने में, एडवर्टाइज कराने में और भी अदर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस एडिशनल है कंपनीज के केस में। अब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट पब्लिक से मिल गया है, उसको रिफंड करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं इन केस ऑफ श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, ये जो टॉपिक है ये कवर्ड होता है श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड के केस में, तो ये एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। अगर एक्सपेंडिचर एक्सीड होता है, मतलब जो अभी तक हमने एक्सपेंसेस पढ़े, अगर उनका एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड होता है किससे, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नॉन कॉर्पोरेट के केस में 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑप्शनल है कंपनी के केस में, तो सच एक्सेस, उतने एक्सेस की डिडक्शन हमें अंडर सेक्शन 35D यानी इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। अब यहाँ हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कोई न्यू बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आएगा, अगर हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट आ जाएगी। उसमें अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कॉस्ट हम कब लेंगे, जो प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट पे जो बुक में शो हो रही है कॉस्ट, वो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। और कौन सा प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में न्यू बिजनेस कमेंस्ड हुआ है। अगर एक्सटेंशन का केस है या न्यू यूनिट सेटअप है तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वही रहेगी, जो भी हमने बिजनेस एक्सटेंड करने में फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करी तो वो कॉस्ट। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी डेवलपमेंट कराते हैं तो उस पे एक्सपेंसेस जो बुक्स में शो हो रहे हैं लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज एक्सटेंडेड और न्यू यूनिट कमेंसेट्स ऑपरेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, अगर हम न्यू बिजनेस कमेंस कर रहे हैं तो जो हमने शेयर कैपिटल डिबेंचर्स इशू करे हैं पब्लिक को, या हमने बोरोइंग्स करी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो हम आगे पढ़ेंगे, ये भी जो अमाउंट होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, वो होगी एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस इज कमेंस्ड। एज इट इज एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस और न्यू यूनिट के सेटअप के केस में भी यही होगा, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग उस डेट की लेंगे लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर जिस ईयर में ये बिजनेस एक्सटेंड हुआ है या ये न्यू यूनिट सेटअप हुई है। यहाँ हमने जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब अगर हमने मनी बोरो किया है गवर्नमेंट से, IFCI, ICICI, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, अगर हमने इन अथॉरिटीज से मनी बोरो किया है और उसका पेमेंट हमें नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स से पहले, 5 ईयर्स तक तो है ही कि हम उस मनी को रीपेमेंट नहीं कर सकते, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। नेक्स्ट, अगर हमने मनी बोरो किया है या कोई भी डेट लिया है फॉरेन कंट्रीज से और हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी वहीं आउटसाइड इंडिया बाय की है तो उसकी भी रीपेमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कवर्ड होते हैं।
अब अगर कोई एसएससी है बट वो कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, तो डिडक्शन वो क्लेम तभी कर सकती है अगर उसके अकाउंट्स ऑडिट हो और ऑडिट रिपोर्ट उसने फाइल की हो इन फॉर्म 3AE 1 month prior to due date of file of return of income as per Finance Act 2020। तो जो कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, अदर देन अगर उस एसएससी ने ये अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराए, ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करी, तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। अमेलगमेशन और डीमर्जर के केस में ये सारे प्रोविजंस जो हमने पढ़े वो अमेलगमेटेड कंपनी पे अप्लाइड होंगे और डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी में अप्लाइड होंगे। अगर जो हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया था शेयर कैपिटल, अगर हमें प्रीमियम रिसीव होता है, मतलब हमें जो फेस वैल्यू है शेयर्स की हमें उससे ज़्यादा अमाउंट रिसीव हो जाता है पब्लिक से, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होगा और उस पर हम डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। केस स्टडी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें यह है कि बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ 30 अक्टूबर 19। उससे पहले कंपनी के बिहाफ पे प्रमोटर्स ने बिजनेस एक्टिविटीज करी और कुछ प्रॉफिट अर्न किया, मतलब इस डेट से पहले। तो एज पर लॉ कंपनीज का एक्सिस्टेंस उसके रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, उससे पहले उसकी कोई आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो जो भी एक्सपेंसेस उसके कमेंसमेंट से पहले हुए होंगे तो वो कंपनीज के अंडर में नहीं आएंगे, वो प्रमोटर्स की इनकम मानी जाएगी जो उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगी और उनका स्टेटस में भी एओपी और बीओआई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्यूटिकोरिन एल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगर हमने प्रोडक्शन से पहले लोन लिया और वो लोन हम यूज नहीं कर रहे और सपोज एसएससी ने वो लोन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, अब एक तरफ उसको उस लोन पे इंटरेस्ट देना है, दूसरा उसको वो जो फंड उसने इन्वेस्ट किया उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अभी बिजनेस हमारा कमेंस्ड हुआ नहीं है, इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, तो इस केस में जो इंटरेस्ट पेड करेंगे हम लोन पे वो पीजीबीपी में कवर्ड होगा और कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज्ड हो जाएगा और इस पे हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 57। मतलब सेट ऑफ नहीं होगा कि एक तरफ हमें अर्निंग हो रही है उसमें से हमने अपने एक्सपेंस को डिडक्ट करके वो बेनिफिट ले लिया, ये चीज इनकॉर्पोरेशन से पहले बिल्कुल नहीं होगी। और जो इंटरेस्ट अर्न हमें हो रहा है डिपॉजिट्स पे वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56। सो ये एग्जाम्पल है जिसमें XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्शन कमेंस किया है 14/3/24 में। उससे पहले यानी 23-24 प्रीवियस ईयर में, उससे पहले जो उसने एक्सपेंसेस करे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेमोरेंडम, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, अंडर राइटिंग कमीशन, cost of advertisement expenditure on the refund of amount of over subscription of shares। ये सारे एक्सपेंसेस हमने अभी रीड करे थे, समझे थे, तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कवर्ड होते हैं, तो ये सब इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट, कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट कवर्ड होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी कवर्ड होगा, एक्सपेंडिचर ऑन मार्केट सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस मार्केट सर्वे, बट एसएससी डज नॉट इंक्लूड डिटेल्स इन फॉर्म 3AF। यहाँ ये देखिए इसने इस एक्सपेंसेस की डिटेल इस फॉर्म में कवर्ड नहीं करी, तो ये इसकी डिडक्शन हम नहीं ले सकते। हमने पढ़ा था कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई या टेक्निकल सर्विसेज हो गई, मार्केट सर्वे हो गया, ये 4 एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि हमें इसकी डिटेल इनकम टैक्स अथॉरिटी को देनी पड़ेगी तभी हम उसके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट इसने इसकी डिटेल नहीं दी तो इसको हम नहीं क्लेम कर सकते। लीगल चार्जेस एसएससी डज नॉट इंक्लूड डिटेल्स, ये कवर्ड नहीं होता, तो ये हम इसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज ये भी कवर्ड हो जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो अब हमें बताना है हम कितनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D ले सकते हैं। तो इसमें ये कॉस्ट तो इंक्लूड होती है, ये भी होती है, ये भी होती है,
मार्केट सर्वे की कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लीगल चार्जेस और इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये देखिए, ये सारी कॉस्ट कवर हो रही है, लीगल चार्जेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन सबका जो टोटल आएगा, ये हमारा वो डिडक्टिंग अमाउंट है जिसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं। अब कंपनीज के केस में क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की हमें कैलकुलेशन करनी होती है, जो भी ऑप्शन होगा उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए डिडक्शन। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स थी जो हमने देखी थी अभी 8792। यहाँ डिटेल दे रखी है 31 मार्च इस डेट में क्या क्या वैल्यू थी, 24 में क्या वैल्यू थी। यहाँ हम कंसिडर 24 करेंगे क्योंकि हमारा बिजनेस ऑपरेशन जो है स्टार्ट हुआ है 14 मार्च 24। तो इस डेट पे हमारी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स 96,01,850 थी। ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को ऐड करके हमारी वैल्यू इतनी आ जाती है। तो ये ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो कोई भी वैल्यू ले सकती है जिसपे वो 5% निकाल सके। तो यहाँ हमने 96 लाख 1 पे 5% निकाला है जिसकी वैल्यू ये आई है। अब ऊपर जो हमने कैलकुलेशन करी थी वो उससे एक्सीड करिए, तो एक्सीड नहीं कर सकते, हम इसी पे ही 1/5 निकालेंगे और उसकी डिडक्शन हम 5 ईयर्स तक लेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज जिस पे हमने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने प्लांट एंड मशीनरी के इरेक्शन के लिए ली थी, हम इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से हटा के इसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम उस कॉस्ट को जो है कैपिटलाइज करके फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर दें, तो अकॉर्डिंगली हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और वो कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी। तो उससे हमारी कैलकुलेशन अलग हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 35DD, अमोर्टाइजेशन ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अमेलगमेशन, डीमर्जर, मतलब इन केसेस में अगर हमारे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, प्रिंटिंग फीस, तो डिडक्शन हमें 1/5 ऑफ एक्सपेंसेस फॉर 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर तक मिलेगी और बिगिन होगी जिस ईयर में अमेलगमेशन या डीमर्जर हुआ है। ये कौन लेगा? और ये डिडक्शन हमें इस एक्ट के किसी और प्रोविजन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन हमें इसी सेक्शन के अंडर में मिलेगी। अब ये डिडक्शन कौन ले सकता है? एसएससी जो कि इंडियन कंपनी हो। अमेलगमेशन के केस में अमेलगमेटिंग कंपनी लेगी, वो भी सिर्फ इनिशियल ईयर। बाकी फर्दर डिडक्शन अमेलगमेटेड कंपनी लेगी क्योंकि आगे, और ये डिडक्शन उस साल में मिलेगी जिस प्रीवियस ईयर में अमेलगमेशन हुआ है, उस साल में अमेलगमेटिंग कंपनी लेगी। उसके बाद ये नहीं लेगी क्योंकि ये फिर एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आगे फिर अमेलगमेटेड कंपनी लेगी। और डीमर्जर के केस में डीमर्ज या रिजल्टिंग कंपनी, मतलब जिस भी कंपनी ने ये एक्सपेंसेस करे हैं, जिस कंपनी ने ये एक्सपेंसेस बियर करे हैं, वो ही ये डिडक्शन क्लेम कर सकती है। सो आज के ये हमारे 2 टॉपिक थे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। एंड अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।